के भविष्य को लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं, इसके लिए आप एनपीएस वात्सल्य या फिर सुकन्या समृद्धि या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स और भी जो हैं उसमें पैसे लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, किस में ज्यादा फायदा होगा और क्या इसके अलावा भी आपके पास निवेश के कोई और ऑप्शन हैं? तो सभी सवालों के जवाब हम आज अपने शो में देने वाले हैं। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे, कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। फैमिली प्लानिंग से पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, तो वो आइडियल टाइम क्या हो सकता है या होना चाहिए किसी भी एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में प्लानिंग करने का? क्या हम एक टाइम नोट करके रख सकते हैं कि हाँ ये एज है, यहाँ से बच्चे की प्लानिंग, पढ़ाई, उसके भविष्य की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए? जी नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते, सारे दर्शकों को नमस्ते। क्षितिज जी ने कहा कि बच्चा होने से पहले ही प्लानिंग करनी शुरू करनी चाहिए। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तभी से निवेश की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। एक मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने कहा कि पहले से ही चालू कर देना चाहिए, लेकिन जैसे जन्म होता है तभी से अनुशासित तरीके से निवेश करना चालू कर देना चाहिए। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इंसान की जिंदगी में काफी सारे माइलस्टोन्स होते हैं। उसमें से एक दो अहम माइलस्टोन्स होते हैं। एक होता है बच्चे की शादी, दूसरा होता है बच्चे का एजुकेशन। ये दो माइलस्टोन्स की तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। और अगर आप समय के साथ अम, अपना रिश्ता जोड़ लो या फिर आपका ध्येय जो है या आपका जो लक्ष्य है उसको जोड़ लो, तो समय जो है, जो अवधि जो है, वो काफी क्रूशियल एक्ट करती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्योंकि जितना समय आप ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा कंपाउंडिंग होगी और उतने ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे आपके। तो उस हिसाब से जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तब से ही निवेश करना चालू करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कितना निवेश करना चाहिए। कुछ गोल्स एस्टैब्लिश कर देने चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें जो जो लक्ष्य मैंने बताए, दो गोल्स जो मैंने बताए, एक तो बच्चे का एजुकेशन और बच्चे की शादी, ये दो चीजें हैं वो काफी महत्वपूर्ण गोल्स है इंसान की जिंदगी में। तो आज की तारीख में उस पर कितना खर्चा हो सकता है, समझो बच्चे के एजुकेशन पे 10 लाख का खर्चा हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको इन्फ्लेशन जोड़ना पड़ेगा अगले 10-20 सालों के लिए। और उस हिसाब से अगले 20 सालों के बाद आपको कितना खर्चा होगा ये देखना पड़ेगा। समझो 10 लाख अगर आज खर्चा हो रहा है तो 20 साल बाद करीबन 30-40 लाख रुपए का खर्चा होगा। अगर 40 लाख का खर्चा होता है 20 साल बाद, तो आपको पता चलेगा आपको कितने की एसआईपी करनी है या कैसे निवेश करना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और कब चालू करना चाहिए, जैसे मैंने अपने सुपुत्र शौर्य के लिए जैसे वो पैदा हुआ था उसी दिन से उसके नाम से निवेश करना चालू कर दिया था। ये मेरी भेंट थी उसके लिए। तो इस हिसाब से निवेश करना चाहिए। बिल्कुल ब्रिलियंट। और जैसा आपने बताया ऋषिकेश कि हम जब तक खुद वो फॉलो नहीं करते हैं एज एक्सपर्ट्स, या जैसे हम लोगों को की फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं, जब तक हम खुद उसको नहीं अपनाते हैं तब तक हम दूसरों को नहीं बता सकते कि इसके फायदे क्या हैं। और जैसा ऋषिकेश ने बताया कि उन्होंने खुद अपने बेटे के लिए उसके पैदा होने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की, और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि हाँ शुरुआत ही बहुत जल्दी हो जाए तो आपको काफी लंबे टाइम तक इसका फायदा होगा। तो एनपीएस वात्सल्य, ऋषिकेश, कैसा एक रिस्पांस हम इसका आप समझें, क्योंकि बहुत हाल फिलहाल की वैसे योजना है, पर क्या मानना है लोगों का? मतलब एक पेरेंट अगर बच्चे की अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से अगर एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश अगर करना चाहते हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं? जी, जैसे क्षितिज जी ने कहा कि सरकार ने काफ़ी सारे योजनाएं निकाली है। जैसे एनपीएस वात्सल्य जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। अगर हम वात्सल्य का रिटर्न्स देखें तो पिछले 5 सालों में करीबन 20% का रिटर्न आया, पिछले 3 सालों में करीबन 15 से 16% का रिटर्न आया है इक्विटी ओरिएंटेड में। पर मैं ये कहूँगा कि सारा पैसा एक जगह पे निवेश करना ये सही बात नहीं होगी। इसको भी डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इसको एक कॉम्बिनेशन में करना जरूरी है। जब आप थोड़ा पैसा जितना डाल रहे हो, 20-30% अगर आप यहाँ पे डाल रहे हो आपकी राशि के हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो है मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको कहाँ निवेश करना है, कौन सी एएमसी में निवेश करना है, लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है।
और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो और आपके पास काफी अवधि है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो रिस्क जो है वो ऐसे ही मिटिगेट हो जाएगी। और रिटर्न्स जो है वो करीबन, अगर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखोगे तो 20, 25, 30% तक मिले हैं। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप एनपीएस में जरूर पैसा डालिए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द चंक जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालो, क्योंकि आप वहाँ पे एसआईपी कर सकते हो और अनुशासित तरीके से निवेश भी कर सकते हो। तो ये कहना चाहूंगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज्यादा वेटेज डाला जाए। अ, बिल्कुल, ये जो योजनाएं हैं इनके ऊपर भी अमल करना चाहिए। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो सुपुत्रियों के लिए बनाई है, काफी अच्छी योजना है। रिटर्न्स कम है, 7.5-8% के हिसाब से रिटर्न्स है, पर एज अ डेट रिप्लेसमेंट यूज किया जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन एनपीएस वात्सल्य जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ निवेश करना चाहिए, ये मेरा कहना है। ओके ओके ओके। और एक क्लैरिफिकेशन के लिए उन लोगों के लिए जो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, एनपीएस वात्सल्य एक अलग योजना नहीं है। इसको एनपीएस वात्सल्य इसलिए कहा गया है क्योंकि अब पहले तो 18 ईयर से शुरू किया जाता था एनपीएस, 18 अप टू 70-75 था। अब 18 साल से नीचे भी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो एक एक्सटेंडेड वर्जन हम इसको कह सकते हैं वात्सल्य, इसलिए क्योंकि बच्चे भी अब इस बच्चों के लिए भी आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से आप एनपीएस वात्सल्य के नाम से योजना खोलिए। जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाएगा वो नॉर्मल जो एनपीएस अकाउंट होता है बालिगों का, मेजर का, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और बच्चा उसको खुद ऑपरेट कर सकता है। तो ये एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। 5 साल का लॉक इन है, 5 साल तक का या तो निवेश का लॉक इन पीरियड, या फिर बच्चा जब 18 साल हो जाएगा। क्या इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है? अगर आप चाहे कंटिन्यू करना चाहे एज अ नॉर्मल इक्विटी फंड, तो क्या इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, या इसकी उसकी भी मैच्योर ही हो जाता है, मैच्योरिटी और उसके बाद आपको रिडीम करना पड़ता है इसे? तो ये लॉक इन जो है वो 5 साल का होता है, 5 साल के बाद निकल जाता है लॉक इन। ऑप्शन होता है 18 साल की आयु तक, अगर आप जो 18 साल पहले आता है या 5 साल का लॉक इन पहले आता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप एग्जिट कर पाओगे कि नहीं। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। लॉक इन जो है वो 5 साल का है, ये कहना चाहूंगा, अगर सिर्फ लॉक इन की बात करी जाए तो। और क्योंकि यहाँ पर जिक्र यूलिप का हुआ था, जो क्षितिज ने कहा कि कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं, क्या आप यूलिप के भी कुछ फायदे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा मिस सोल्ड प्रोडक्ट जो है यूलिप माना जाता है। अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या यूलिप लेना बच्चों के पर्पस के लिए सही है? स्वाति जी, यूलिप के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे क्षिति जी ने कहा कि ये चिल्ड्रंस फंड होते हैं या गिफ्ट फंड होते हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है इन्होंने। जब आपके पास कहीं और विकल्प है जहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो, तो आप उस इन्वेस्टमेंट में वहाँ पे निवेश नहीं करना चाहोगे जहाँ पे रिटर्न्स एबिस्मल हो, काफ़ी कम हो, 8 से 10% का रिटर्न बनता हो। तो मैं कहूंगा कि आपको अगर निवेश करना है तो यूलिप में ना करें, क्योंकि यूलिप इंश्योरेंस जो है उसका महत्व कुछ और है। उसका रिटर्न्स बनाने का महत्व नहीं, उसको कवर करने का महत्व है। तो उसका महत्व वैसा ही बरकरार रखे, ना कि उसको एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाए। इन्वेस्टमेंट व्हीकल जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स है, या आपके एनपीएस वात्सल्य है, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें निवेश कीजिए। इसमें आप रिटर्न्स बना सकते हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो मेरा झुकाव जो रहेगा वो इस तरफ रहेगा, ना कि यूलिप की तरफ रहेगा। आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के फंड्स हैं जो कि एक स्पेशली बच्चे के फ्यूचर के पर्पस के लिए ऋषिकेश इस्तेमाल किए जा सकते हैं? स्वाति जी, सर्वप्रथम एक स्टेप पीछे जाऊंगा मैं और कहूंगा कि अगर मुझे चुनाव करना है गिफ्ट फंड और नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड्स में, तो डाइवर्सिफाइड का चुनाव करूंगा। और डाइवर्सिफाइड फंड्स में मैं कहता हूं कि क्योंकि आपके पास लंबी अवधि है निवेश करने के लिए, तो आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर ले सकते हो। लार्ज कैप 50% ले सकते हो, मिड कैप जो है वो 30% का ले सकते हो, और स्मॉल कैप जो है वो 20% का ले सकते हो। अगर स्कीम्स का चुनाव करना है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी जो है एक लार्ज कैप हेवी फंड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ 30 स्टॉक्स में निवेश कर सकता है, क्योंकि वो फोकस्ड इक्विटी फंड है। जैसे मैंने कहा कि मिड कैप में भी आप एक्सपोजर ले सकते हो। कोटक इमर्जिंग इक्विटी का चुनाव करूंगा मिड कैप के लिए।
इन स्मॉल कैप के लिए इन्वेस्को का चुनाव करूंगा मैं। 25-30% का रिटर्न दिया है उसने। HDFC फ्लेक्सी का चुनाव करूंगा, एक लार्ज कैप प्रॉक्सी है ये। और SBI कॉन्ट्रा जो है एक वैल्यू प्ले करता है। तो ये 5 फंड्स का मैं चुनाव करूंगा अगर निवेश करना है बच्चों के लिए। जी, तो बच्चों के निवेश के विकल्प, उन स्कीम्स पे आज हमने चर्चा की, कैसे आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने बच्चों के इंटरेस्ट और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इस पर चर्चा की आज हमने ऋषिकेश से और क्षितिज से। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।